हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू ज्योग्राफी। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भूगोल में आप सभी का स्वागत है। मानव भूगोल ही हम लोग कर रहे थे और मानव भूगोल में जनजाति वाला चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था। और इससे पहले हमने एस्किमो जनजाति को बहुत अच्छे से पढ़ा, पिग्मी जनजाति को बहुत अच्छे से पढ़ा। जिन भी व्यूअर्स ने, जिन भी लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं वो कृपया पहले उन दोनों वीडियोस को देख लें। आज हम लोग ग्रासलैंड के जो प्रथम मानव हैं या यूँ कहें जनजातियां हैं या ट्राइब्स हैं, घास के मैदानों में रहने वाली, उनके विषय में चर्चा करेंगे। और इसमें मसाई जनजाति, अरब के बद्दू और किर्गिज़ जनजाति फेमस है, जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज हम लोग मसाई जनजाति के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, विश्व की अलग अलग जनजातियां क्यों अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है और उन स्थानों के अकॉर्डिंग ही, उन जगहों के अकॉर्डिंग ही, उस जलवायु के अनुसार ही उनका स्थान निर्धारित होता है, उनका रहन सहन और कल्चर निर्धारित होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें पिग्मी की, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं कि एस्किमोस की, तो वो एकदम शीत प्रदेशों में, आर्कटिक क्षेत्रों में, टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाने वाली जनजाति है। और अब हम लोग बात कर रहे हैं घास के मैदानों में। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाने वाली जनजातियां हैं मसाई, अरब के बद्दू और किर्गिज़। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पशुचारण का जो उद्योग है, या ये जो इकोनॉमी है, ये जो धंधा है पशुचारण करने का, ये संसार के विभिन्न प्रदेशों में विषुवत रेखा से लेकर के और आर्कटिक क्षेत्रों तक 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हर क्षेत्र में किसी न किसी मात्रा में होता रहता है। इसमें वातावरण के अनुसार विभिन्न पशुओं का चारण किया जाता है, उनका पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए पूर्वी अफ्रीका की जो मसाई जनजाति है, जिसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं, ये सींग वाले जो पशु होते हैं, बैल हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, इनको पालते हैं। और इनमें भी भेड़ें भी इनमें प्रमुख है और इनका मांस भी खाया जाता है और इन्हें पाला भी जाता है। क्लियर बात है। फिर अगर हम लोग बात करें अरब में जो रुवाला जनजाति है, जो बद्दू जो लोग होते हैं, बद्दू कहते हैं इन्हें, बेडविन्स कहते हैं इंग्लिश में, ये लोग ऊँट पालते हैं। और बेसिकली ऊँट का इतना महत्व होता है कि इनके खान पान में भी ऊँट का दूध, और कई कई दिनों तक ऊँट के दूध पे ये लोग जिंदा रह लेते हैं। और जैसे आप देखिएगा कि कितना मल्टीपर्पज़ यूज़ है कि अगर ऊँट मर जाता है तो उसका मांस खा लेंगे, और अगर उसका स्किन अगर काम आ जाएगा तो थैला बनाने में, कपड़े बनाने में उसमें काम आ जाएगा, वरना दूध तो वो पीते ही हैं ऊँटों का। फिर यहाँ से वहाँ जाने में, ट्रैवलिंग के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। अगर मध्य एशिया की बात करें तो किर्गिज़ या किर्गिज़, इसको कज्जाक भी कहते हैं, ये मंगोलिया के आसपास ये लोग पाए जाते हैं। घोड़े, भेड़, बकरियाँ आदि ये लोग पालते हैं। इस प्रकार की जो भी जनजातियाँ होंगी जो घास के मैदानों में पाई जाती है, जो पशुचारण करती है, जानवरों से जुड़े हुए उद्योग में लगे हुए हैं और अपना पेट उससे पालते हैं, इस प्रकार के लोग बेसिकली दूध उत्पादन, मतलब जानवरों से जो हमें, जो पालतू पशु हैं उनसे हमें क्या मिलेगा, दूध और मांस, इन दोनों पर इनकी पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। अर्थव्यवस्था से भी मैं यूँ कहूँगा कि उनकी गृह व्यवस्था इन्हीं चीज़ों से चलती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि इनको उबारने में और इनको और अच्छा उन्नत करने में पूर्वी सोवियत संघ की सरकार ने भी बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए, सहकारी फार्म बनाए, ताकि ये लोग एग्रीकल्चर कर सकें ऐसे वैसे। लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जो अपने प्रारंभिक धंधों में लगे हुए हैं। और मुख्य रूप से अफ्रीका के अंदर तो आपको इसी प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, उत्तरी साइबेरिया के अंदर तुंगू लोग पाए जाते हैं। तुंगू, चुकची, ये सभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एस्किमोस के साथ। ये लोग भी पशुचारक होते हैं और आखेटक होते हैं। आखेटक मतलब शिकारी, पशुचारक मतलब पशुओं को पालने वाले, पशुओं का चारण करने वाले, यहाँ से वहाँ घूम करके पशुओं को ले जाने वाले। अगर हम लोग बात करें और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय में देखिएगा आप भेड़ बकरियाँ पालने वाले जनजाति आपको मिल जाएगी। तिब्बत में ज़ीबू और याक को पाला जाता है। एंडीज पर लामा है और विकुना है, और इस प्रकार के जो है पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि आज हम लोग किस जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये सबसे फेमस जनजाति है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति कईयों बार परीक्षाओं में पूछी गई है। मसाई जनजाति क्या है, कहाँ इनका निवास है, कैसा इनका खान पान है, कैसा इनका रहन सहन है, कैसे इनके मकान होते हैं, कैसे इनकी कॉलोनीज होती है और किस प्रकार की जलवायु में ये निवास करते हैं,
वो सभी आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मसाई जनजाति के लिए जब भी कोई प्रश्न आता है आप एक ही चीज़ लिखें, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों पर पाई जाने वाली जनजाति है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी दो तरह के होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाने वाली है जो लगभग 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में, या यूँ कहें कि 0 से 30 डिग्री के बीच के आसपास पाए जाते हैं। हालांकि 0 से 5 और 0 से 5 उत्तर और 0 से 5 दक्षिण, इस क्षेत्र में विषुवतीय जलवायु पाई जाएगी। जैसे आप ये देखिएगा, ये हमारा ग्लोब है और ये 0 डिग्री रेखा है। ये उत्तर में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिण में 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये देखिएगा, ये 5 और ये भी 5। यहाँ पर तो पाई जाती है विषुवत रेखीय सदाबहार जलवायु या वनस्पति, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये वाला और ये वाला, यहाँ पाए जाएंगे आपके घास के मैदान। क्लियर है? तो इन क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है। और अब ये मसाई जनजाति पर्टिकुलर कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जनजाति पर्टिकुलरली अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। अफ्रीका का जो नक्शा है वो कुछ इस तरह का है, देखिएगा आप। ये अफ्रीका आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इस हिस्से के अंदर आपको मसाई जनजाति सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये देखिए जो मैंने आपको रेड किया है, ये हिस्से क्या है? ये है केनिया का दक्षिणी हिस्सा, ये है तंजानिया का उत्तरी हिस्सा, और ये है युगांडा का क्षेत्र, ये है विक्टोरिया झील के आसपास का क्षेत्र। तो आप नक्शे में देखिएगा कहाँ है विक्टोरिया झील। तो बेसिकली देखिएगा आप, ये जो लोग हैं पशुपालक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अफ्रीका के केनिया में, उत्तरी तंजानिया में, पूर्वी युगांडा में पठारी प्रदेशों में इनका निवास होता है, और विक्टोरिया झील के पूर्व की ओर बेसिकली इनका निवास स्थान है। विक्टोरिया झील जिसे नहीं पता है, एक बार आप अफ्रीका के नक्शे में देखिएगा। अफ्रीका की दृष्टि से ही नहीं, विश्व की दृष्टि से भी विक्टोरिया झील बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप उसको मैप में उसकी लोकेशन देखिएगा कि वो बेसिकली किस अक्षांश के आसपास है, और उसके ऊपर से पर्टिकुलर कौन सा अक्षांश जाता है, कौन कौन से देश विक्टोरिया झील से सीमा लगाते हैं, क्या वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, अगर है तो किन किन देशों के बीच में स्थित है, आप लोग देखिएगा। और अगर हम लोग बात करें तो यह भाग रिफ्ट घाटी से खंडित है। मतलब बेसिकली रिफ्ट घाटी क्या होती है? दो स्थल जब एक दूसरे से दूर सरक जाएं तो बीच में जो नहर नुमा संरचना जैसे खड्डा बनेगा, जैसे मान लो ये दो स्थल है और ये सरक गया, तो बीच में जो खड्डा बना है ये रिफ्ट घाटी कहलाता है। तो ये बेसिकली रिफ्ट घाटी का क्षेत्र है। अगर हम लोग बात करें तो इस घाटी की चौड़ाई कई कई जगह 1 किलोमीटर, कई कई जगह 60 किलोमीटर तक भी चौड़ी है। मसाई जनजाति का क्षेत्र अगर आपको अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो 1 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है वो मसाई जनजाति का क्षेत्र है। अगर हम लोग बात करें कि जलवायु कैसी है, आप देखिएगा मसाई जनजाति ज़्यादातर ऊंचे भागों में निवास करती है, या तो पठारी क्षेत्रों में या पर्वतीय ढालों के क्षेत्रों में। इसीलिए मैंने आपको बताया 1 डिग्री से 5 डिग्री, जो कि उष्णकटिबंधीय विषुवत वन वाला क्षेत्र है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर बढ़ते हैं थोड़ा मौसम शुष्क होता जाता है, ठंडा होता जाता है, तो वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। तो बेसिकली ये लोग जहाँ पर रह रहे हैं वो ऊंचाई के कारण 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर और कम चले तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर तापमान रहता है। दिन में तापमान बहुत अधिक और रात में तापमान बहुत कम, मतलब दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है। कम और ज़्यादा का अंतर बहुत ज़्यादा है, परंतु वर्ष पर्यंत ये जो है टेम्परेचर और ये इसी तरह बना रहता है, इसलिए वार्षिक तापांतर इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें तो वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगी, उससे कम ही इसी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, और कहीं कहीं तो 50 से 75 सेंटीमीटर के क्षेत्र में भी पाई जाएगी। अगर हम लोग बात करें, ये देखिएगा आप, तो ये वो क्षेत्र है। हालांकि आपको इस नक्शे में इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप अफ्रीका का क्षेत्र नहीं देखते हैं, फिर भी मैं इस नक्शे में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिएगा इस नक्शे में ये वाला जो देश है, ये देखिए आप, ये वाला जो देश है ये तो है केन्या, नीचे है तंजानिया, इधर है युगांडा, ये देखिए ये युगांडा है, और बीच में जो ये झील है ये है विक्टोरिया झील। ये देखिए लेक विक्टोरिया आपको दिखेगा यहाँ पे, तो ये लेक विक्टोरिया है। अब ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं चारों तरफ, जो मैं ग्रीन से बनाऊँ, देखिए ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है ये है मसाई जनजाति का क्षेत्र। मसाई जनजाति का निवास स्थान यहाँ पर है। केन्या की राजधानी क्या है, तंजानिया की राजधानी क्या है, और युगांडा की राजधानी क्या है, आप लोग मैप में देखिए। विक्टोरिया झील जो मैंने अभी आपसे पहले प्रश्न पूछा वो इस नक्शे में आपको उसका उत्तर मिल भी गया है। कौन से अक्षांश पर है देख लीजिएगा, हालांकि इसमें दिखाई दिया है। अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पर वर्षा कई कई बार मानसूनी पवनों से भी होती है, क्योंकि हिंद महासागर के समीप का ये क्षेत्र है। फिर भी यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जून से लेकर सितंबर तक का जो महीने होते हैं ये सूखे ही रहते हैं। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर अधिकांशतः घास पाई जाती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं, ज़्यादातर क्षेत्र यही हैं कि जहाँ 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और इस प्रकार के क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको घास ही मिलेगी। और कई कई जगह जहाँ पर लंबी शुष्क ऋतु है वहाँ पर आपको परमानेंटली लंबे लंबे घास के मैदान मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधों के बढ़ने लायक वर्षा का पानी प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर पेड़ की बात करें तो बबूल के पेड़ हो गए, कीर के, बोर के, जो उस तरह के जो पेड़ होते हैं वो पाए जाते हैं। और लंबी लंबी घास के क्षेत्र भी यहाँ पर कई कई जगह हैं जो कि सवाना कहलाते हैं, सवाना प्रदेश कहलाते हैं। देखिएगा लंबी घास के जो सवाना प्रदेश हैं तो कहीं कहीं विस्तृत शुष्क जंगल यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर हम लोग बात करें तो जैसे जैसे हाइट पे चलेंगे, जैसे जैसे अगर हम लोग हाइट पे चलेंगे पर्वतों पर, वैसे वैसे तापमान कम होता है। और कम तापमान वाले स्थानों पर अगर घास के मैदान मिलते हैं तो वहाँ पर हमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं, लगभग 1800 मीटर से अधिक ऊंचे स्थान वाले क्षेत्रों में। अगर हम लोग बात करें कि ये लोग दिखते कैसे हैं मसाई, अब आपके मन में क्यूरोसिटी होगी कि यार है कौन मसाई, दिखते कैसे। देखिएगा अभी मैं आपको इनका फोटो भी दिखाता हूँ। उससे पहले आप देखिए ये पतले होते हैं, ये लंबे होते हैं, छरहरी इनकी जो होती काया होती है, स्लेंडर होते हैं, मतलब ये ऐसे ना बॉडी बिल्डर टाइप के और फिट। जैसे आपने कई बार ओलंपिक्स में धावकों को देखा होगा, दौड़ने वालों को, 100 मीटर 200 मीटर रेस वालों को, तो वो किस तरह से होते हैं, बिल्कुल उसी तरह के पतले होते हैं, लंबे होते हैं, उंगलियां भी पतली होती हैं, पैर भी लंबे होते हैं और त्वचा का रंग डार्क चॉकलेटी होता है, मतलब डार्क ब्राउन कलर का इनका त्वचा का रंग होता है। इनका सर ऊंचा पतला, नाक लंबी और तीखी नाक होती है। निग्रो लोगों की अपेक्षा इनके होठों का जो साइज़ है वो कम मोटा होता है। बेसिकली मेडिटेरेनियन सी, मतलब जो भूमध्य सागरीय जो लोग हैं उनसे और उसके दक्षिण में रहने वाले निग्रोइड जो लोग हैं, इन दोनों का मिक्सचर ही ये मसाई जनजाति बनती है। तो ये है मसाई जनजाति के लोग। आप देख सकते हैं इनके पैरों को देख लीजिए, बिल्कुल पतले और लंबे हैं और काफ़ी लंबाई इनकी अच्छी होती है। काले हैं, डार्क चॉकलेटी इनका रंग है। और ये लोग, ये देखिए आप, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे। आप इसी फोटो के अंदर इनका कल्चर भी देख सकते हैं। मतलब इनको गहने पहनने का शौक है, आप देखिएगा तो आभूषण पहन रखे हैं सर में और गले में, महिलाओं ने भी, पुरुषों ने भी पहन रखे हैं। और अब आप देखिए इनके हाथों को देखिए, इनके पैरों को देखिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कोई आज के टाइम में जो लोग जिम करते हैं और रिप्ड बॉडी बनाते हैं ना, उस तरह के लोग हैं। ये बिल्कुल स्लिम से और चारों तरफ बॉडी पे कट्स ही कट्स होते हैं और पतले होते हैं, डार्क चॉकलेट इनका कलर होता है और निग्रोइड लोगों के जैसे दिखते हैं, देखिए। परंतु कहीं कहीं इनमें भूमध्य सागरीय लोगों की तरह भी शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। ये देखिएगा आप, कलर्स का रंग बड़े होते हैं ना, चटक रंग जिसे आप कहते हैं हिंदी में, लाल, चटक लाल जो है ये पहनना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। आभूषण मुख्य रूप से पत्थर के बने होते हैं, लकड़ियों के बने होते हैं, हड्डियों के बने होते हैं। और ये जब इनका कोई त्यौहार होता है पर्टिकुलर, तभी ये लोग ज़्यादा आभूषण पहनते हैं। सभी के आपने भाला देखा होगा, मतलब ये शिकारी तो हैं, ये तो आपको पता चल ही गया फोटो देख करके। ये इनके आवास निवास का स्थान है। इनके मकान इस तरह से होते हैं जो कि आमतौर पर आप भी अपने गाँव में देखते हैं। पहले लोग इसी प्रकार के मकान बनाया करते थे, झोपड़ी टाइप के कच्चे मकान जिन्हें हम लोग कहते हैं। बेसिकली ये लोग खेती भी करते हैं। ये देखिएगा आप, ये बाकायदा पूरे जुते हुए खेतों का उपयोग करते हैं। ये लोग पठारी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में भी ये लोग अनेकानेक प्रकार से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगे हुए हैं। ये है मसाई जनजाति के लोग, फोटो दिमाग में छपा लीजिएगा। तो ये आपको शारीरिक लक्षण इनके देखने को मिल ही गए हैं। अगर इनकी भोजन की बात करें तो भोजन में ये लोग मांस का प्रयोग करते हैं, बकरे का और भेड़ का और इनका, और साथ साथ ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। दूध का प्रयोग ये बहुत ज़्यादा करते हैं। गायों से ये लोग दूध प्राप्त करते हैं। गायों का इनके समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गायों को ये काफ़ी रिस्पेक्ट भी देते हैं और गायों का स्थान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि गाय का खून पीना इनके कल्चर में है, परंतु गायों को मारा नहीं जाता है। इनकी एक विधि है कि गायों के यहाँ पर एक पाइप लगा के और 1 गिलास 2 गिलास खून निकाला जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ त्योहारों में या किसी ओकेजनल टाइम में उसको पिया जाता है। जैसे हम लोग शरबत पीते हैं या हम लोग कुछ पीते हैं, उसी तरह से ये लोग ब्लड पीते हैं। परंतु गायों को मारा नहीं जाता है, गायों का मांस नहीं खाया जाता है, बशर्त है कि गाय अगर अपने आप मर गई हो तो एक अलग बात है। बाकी बेसिकली यहाँ पर जो बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं, इनका मांस प्राप्त किया जाता है। दूध में गायों का दूध पिया जाता है और गायों का स्थान जो है इनके कबीले में सबसे अच्छा माना जाता है। स्त्रियों के लिए अगर कहते तो कंदमूल, पेड़ की जड़ें,
और जो होते हैं ना केले, दूध वगैरह, इन सब का स्थान है। और वैसे बेसिकली ये लोग दूध को कच्चा ही पीते हैं, लेकिन जैसे कभी कोई अगर इनके समाज में कहीं कुछ ऐसा दिखता है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार है या कुछ ऐसा है, तो ये लोग दूध को गर्म करके भी, उबाल के भी ये लोग पीते हैं। शराब शहद से और अंगूर से और इनसे ये लोग शराब बनाते हैं। अंगूर हालांकि यहाँ इतनी मिलती नहीं है, तो बेसिकली वो शहद को सड़ा के ही ये लोग शराब बनाते हैं। कपड़ों की बात करें तो मैंने अभी आपको कपड़े बताए दिए हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं वैसे तो ये, परंतु त्योहारों पर वो उस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं जो ज़्यादा चटक होते हैं। टोपी पहनने का शौक़ है, बबून के ये लोग वो पहनते, तार लपेटते हैं, और जानवरों के चमड़े से तैयार किए गए जूते, टोपियाँ और उस तरह के कोट वगैरह ये लोग पहनते हैं। धनवान लोग जो होते हैं उनके गर्दन में, पैर में, हाथ में लोहे के तार और कड़े वगैरह ये लोग जरूर डालते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न भी कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में आता, क्राल क्या है? क्राल क्या है? क्राल एक पद्धति है जिस पद्धति से ये लोग मकान बनाते हैं। प्रत्येक परिवार का अपना एक घर होता है, अपना एक दल होता है और एक समूह होता है। और ये लोग क्या करते हैं कि एक पड़ाव डालते हैं कहीं पर भी, जिसमें 20 से 50 झोपड़ियाँ होती हैं। अब इनका पैटर्न ये होता है कि बीच में तो ये लोग अपने जानवरों के लिए ये लोग स्थान बनाते हैं रहने का, जैसे पशुओं का बाड़ा हो गया, गाय का बाड़ा, भेड़ का बाड़ा, फिर उनके लिए जो है कटीली झाड़ियाँ वगैरह, वो सब यहाँ पे। और चारों तरफ जो ये है ये लोग अपना निवास स्थान बनाते हैं। ये देखिएगा आप, जैसे ये वन जो है ये तो है कटीली बाड़बंदी यहाँ से, ताकि कोई यहाँ से बाहर ना निकल पाए। बीच में है, आपको देखिए, ये भेड़ों का बाड़ा नंबर 2, पशुओं का बाड़ा नंबर 3, और ये देखिए 3 और 4, और ये जो आपको दिख रहे हैं अंडे टाइप के, ये गोल गोल, यहाँ इनके निवास स्थान होते हैं। ये चारों तरफ से हमको ऐसे घेर के रहते हैं। इस पद्धति को कहते हैं क्राल। क्राल इनका निवास स्थान है। क्राल बनाने तथा उसकी देखभाल करने का कार्य कौन करती है? इनमें स्त्रियाँ करती है। क्राल के अंदर बनाई गई जो झोपड़ियाँ हैं वो अंडाकार होती है और पास में होती है। 20 से 50 तरीके की झोपड़ियाँ होती है इसमें, और राउंड शेप में होती है। अभी मैं आपको क्राल का एरियल फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा, जिसमें आपको क्राल काफ़ी अच्छे से दिखेगा। उस क्राल में जो चारों तरफ मकान के बीच में एक अच्छा सा स्पेस होता है लगभग 100 मीटर का, जहाँ पर पशुओं का चारण किया जाता है और पशुओं को बाड़ा जाता है। ये आपको क्राल का फोटो, आई थिंक ये आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। ये देखिएगा, ये मसाई लोगों की झोपड़ियाँ हैं, जिसको मैं रेड से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये झोपड़ियाँ हैं, वो लगभग 20 से 50 हो सकती है, डिपेंड करता है परिवार में और समूह में कितने लोग हैं, कितने रूम्स, कितने घर की आवश्यकता है। फिर यहाँ पर एक बाड़बंदी हो गई, और इस बाड़बंदी के बीच में ये लोग जानवरों को पालते हैं, यहीं पे उनका चारा भूसा रखते हैं। और इस पूरे क्राल के चारों तरफ जो मैं ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पर एक अलग से बाड़बंदी करते हैं ताकि कोई भी जानवर या पशु यहाँ से बाहर न जा सके। ये देखिएगा, सुरक्षा की दृष्टि से ये भी आपको एक क्राल का फोटो दिखा होगा। इसमें भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्राल किस तरह से ये लोग बनाते हैं। ये देखिए, क्राल का एक और फोटो है, एरियल फोटो। ये देखिएगा, ये आपको आई थिंक अब आपको क्राल समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ये वो क्षेत्र है विक्टोरिया झील के आसपास का क्षेत्र जहाँ ये लोग निवास करते हैं। जो मैंने आपको बताया था ब्लड, इस प्रकार से इनका ये त्यौहार के समय ये लोग इस तरह से सेवन करते हैं। पशुधन मैंने आपको बता ही दिया है कि ये लोग बेसिकली गाय, भेड़, बकरियां ये सब पालते हैं, मांस भी प्राप्त करते हैं, दूध भी प्राप्त करते हैं, और गायों का स्थान, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी। सामाजिक दृष्टि से देखें अगर, तो इनमें विवाहों जो होता है, विवाह और पशुओं और अन्य संपत्ति पाने का अधिकार जो है गोत्र के रूप में होता है, उत्तराधिकार के रूप में होता है। बेसिकली इसमें गोत्र विवाह नहीं होता, और गोत्र इसमें डिसाइड होती है पिताजी के थ्रू। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इसमें लड़की का जो विवाह है बचपन में कर दिया जाएगा या पैदा होने से पहले ही कर दिया जाएगा, परंतु उसको 25 साल की जब वो हो जाएगी या फिर 30 साल की जब वो हो जाएगी, उसके बाद उसे भेजा जाता है शादी के लिए। और जब उसका पहला बच्चा होगा, उसके बाद लड़की का पिता इन्हें दहेज देता है। बेसिकली ये इनकी प्रथा है। बहु विवाह भी इसमें होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसने पहला विवाह कर दिया तो उसके पास जो संपत्ति के रूप में है वो है उसके सभी जानवर, गाय, भेड़, बकरियां, वो तो अपने जानवरों का अधिकांश भाग वो अपनी पत्नी के नाम कर देगा। जब वो दूसरी शादी करेगा तो उससे कम जानवर उसे देगा, और तीसरी शादी करेगा तो उससे भी कम। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहु विवाह प्रचलित है। फिर ये जो जानवर होते हैं ये
पत्नियां जो होती है, जिनके पास होते हैं, वो अपने बच्चों को या जो ये प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, स्थानांतरित करती जाती है आगे से आगे, और इस प्रकार से चलता है। लोहार और सुनार भी इसमें होते हैं, जो बेसिकली धातुओं को गढ़ करके इनके लिए औजार बनाते हैं और आभूषण बनाते हैं। हालांकि इनका स्थान इनके समाज में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। जादू टोने का प्रयोग करते हैं ये लोग, और इनका एक धार्मिक नेता होता है जिसे ये लोग लेबोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबोन। ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, ये लेबोन कहा जाता है। और देखिएगा, सभी नवयुवकों पर, योद्धाओं पर इसका काफ़ी प्रभाव रहता है और इसे काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिलता है इनके समाज में। लेबोन के बारे में ये लोग कहते हैं कि इसे भविष्यवाणी की शक्तियाँ प्राप्त है। मतलब जो भी लेबोन होगा और जो जादू टोना जानता है, उसके लिए लोग कहते हैं कि भाई इसे जो है जादू टोने की शक्तियाँ भी प्राप्त है और इसे समाज में बहुत बड़ा स्थान मिलता है। और अगर बात कहें तो यह नेता जो है एनगाई नाम से भी जो प्रसिद्ध ईश्वर है उसकी भी पूजा करता है। एनगाई, लेबोन, ये सब चीज़ें नाम याद होना चाहिए आपको, क्राल और ये सारी की सारी चीज़ें। फिर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के जो नवयुवक हैं, उन्हें योद्धाओं के रूप में आगे भर्ती कराया जाता है। एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद उन्हें मुंडन करते हैं और उसके बाद उन्हें एक दल में शामिल कर लिया जाएगा, जिसे लुटेरा कह सकते हैं, सफ़ेद तलवार कह सकते हैं, अलग अलग उनके दलों के नाम होते हैं। और उसके अंदर फिर वो लोग काम करते हैं, रक्षा का कार्य भी करेंगे, शिकार का कार्य भी करेंगे, और इस तरह से इनके युवाओं को एक सामान्य प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें मसाई लोगों का महत्व क्या है, तो बेसिकली भूगोल में भी इनका एक विशेष स्थान है। इन्होंने वातावरण के साथ साथ जो इतनी अच्छी जो सामंजस्य स्थापित किया है पशुओं के साथ, वातावरण के साथ, वो भी काफ़ी देखने लायक है, जो कि मानव भूगोल में अपने आप में एक बड़ा स्थान रखते हैं। शिकार तथा कृषि के लिए अनुकूल साधन होने पर भी ये लोग शिकार और कृषि नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं और अपना जीवन इसी प्रकार से निकालते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये जो मसाई जनजाति है, इससे अनेकानेक बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। मसाई जनजाति को आप बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा और इसे कंप्लीट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जनजाति के साथ। थैंक यू वेरी मच। एक बार आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।